Yes. Good morning, student. Welcome to all in your physics class. Dear student, last 2 days we did not get send you assignment due to some technical reason. That's why we have to delete your WhatsApp group. Okay. So before that break, we have studied in first book chapter number 1, 2, 3, 4, 5. Now after that I want to take the new chapter, and that chapter is number 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इस चैप्टर का रिलेशन चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा कैपेसिटर का एक छोटा सा पार्ट आएगा, एनर्जी डेंसिटी का। इसके अलावा कोई ऐसा विशेष नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। एम्पियर सर्किट लॉ आएगा जो पढ़ा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू कैपेसिटर आएगा वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर टोटल चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो सब एकदम अलग है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 और 7 को एक बार रोक के पहले चैप्टर नंबर 8 करते हैं, और उसी का मैं PDF आपको भेज भी चुका हूँ एक दिन इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं अपने को। तो चैप्टर नंबर 8 का वेटेज अभी तक CBSE में बेटा 4 मार्क्स का था। कितना? 4 मार्क्स का था। छोटा चैप्टर है, छोटा वेटेज है, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा इसको करने में भी नहीं लगेंगे। आपको पढ़ने में भी 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मुश्किल से छोटे छोटे 2 मैथमेटिकल टॉपिक हैं इसमें, 2 से 3 है, ज़्यादा नहीं है। और फिर है एक टेबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की एक टेबल है। वो टेबल जरूर हमको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लर्न करने में, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज होती है। उस रेंज को याद करने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 5 और 6 को छोड़ के पहले मैंने चैप्टर नंबर 8 किया है। जैसे ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फिर आपका एक टर्न आएगा चैप्टर नंबर 12 के लिए, जो आपकी सेकेंड बुक का चल रहा था, ठीक है। और फिर चलो इसे देखते हैं। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रो मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो चार्ज, और चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हुआ कि हमारे इस चैप्टर में, और ये वेव्स हमने पहले पढ़ी हुई है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव कॉम्बिनेशन, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शायद पहले अगर किसी ने नाम नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं जिनसे हमारा टोटल कम्युनिकेशन वर्ल्ड में चल रहा है। हम जो भी वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन इंडिया में लेते हैं, या सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, या सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, या हमारे मोबाइल से जो भी हम बात करते हैं, जो भी मैसेज भेजते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही इन्वायरमेंट में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिशन करता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। आपने पड़ोस में देखा होगा कहीं आसपास गाँव में या मोहल्ले में कि बड़ा सा टावर लगा हुआ होगा, किसका? BSNL का, आइडिया का, एयरटेल का। तो ये टावर क्या है? ये जस्ट रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लास्ट में एक चैप्टर और आता है इसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का, हालांकि आपके सिलेबस से वो रिमूव हो गया है, लेकिन ये चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव का मतलब आ गया पल्स फॉर्म ऑफ द एनर्जी, पल्स फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इलेक्ट्रो मीन्स आ गया चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की फॉर्म जो वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है मीडियम में, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन कैसे मिलाया?
हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक, चलो मान लिया कि इसका मीन्स हो गया, लेकिन ये दोनों कंबाइन कैसे हुए, दोनों साथ साथ कैसे हुए? तो देखिए कैसे है, इसमें एक सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो वेव से पहली एक टॉपिक है, सबसे पहला एम्पियर्स, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। of Ampere's circuital लॉ। इसका मतलब क्या है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में क्या इनकंसिस्टेंसी रह गया कि सपोज हमने कहा ये कैपेसिटर है, मैंने कहा था ना कि सेकंड चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें चलेगा। ये मैंने कोई चार्ज में लगा दिया सोर्स, ठीक है। अब इसमें जब भी ये करंट फ्लो होगा, इस करंट के कारण हमें ये पता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में करंट स्ट्रेट, तो उसके चारों तरफ ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B डॉट dl, B डॉट dl, यानी ये कहूं कि सॉरी ड्यू टू ए क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, या म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। ये 4th चैप्टर में हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में या एम्पियर्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है। अब एम्पियर्स का ये लॉ हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए तो पढ़ा, लेकिन अगर उसी सर्किट में मान लीजिए कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इनकंसिस्टेंसी इसका मतलब आया कि ये यहाँ तो शो करता है कि अगर ये करंट स्लो आई फ्लो हो रहा है और ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, तो जिसमें करंट दिया गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अगर राइट हैंड रूल से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने लूप कहा कितना है, फर्स्ट या सर्कुलर लूप 1, और मान लो एक लूप मैंने ये बना लिया इसके अंदर और इसको कहा सर्कुलर लूप 2, समझना ध्यान से, ठीक है। तो यहां तो कहता है कि B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई होगा, लेकिन एम्पियर ने ये कभी नहीं कहा कि अगर एक कैपेसिटर है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पर चार्ज है, तो उस नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में भी कभी करंट का कोई इफेक्ट होता है। ये आज तक सेकंड चैप्टर में कहीं स्टार्ट नहीं हुआ और इससे पहले भी कभी नहीं आया, तो मेन रीजन यही था। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो आ गया फर्स्ट में, तो मैंने इसको कहा जो कंडक्शन में, चाहे तो आप यहां ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हो, हर जगह पर क्या आएगा, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। लेकिन जैसे C2 की बात करेंगे तो B डॉट dl ड्यू टू ए सर्क्यूटल लूप ऑफ सेकंड C2 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू सॉरी इज इक्वल टू 0, ये है, ये रीजन है। तो एम्पियर्स के अकॉर्डिंग तो ये दो कंडीशन आ गई कि लूप कैपेसिटर के बाहर लूप में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज B डॉट dl इक्वल टू 0। तो इसको कहीं इसकी जो भी कमी थी इसमें, जो भी इसका ड्रॉबैक था, उसको स्टडी किया किसने, मैक्सवेल ने। किसने, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने एक प्रूव किया कि जब ये पढ़ चुके हैं हम पहले, सबसे पहले पढ़ा कि जहां चार्ज होता है, चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी आपका एक चैप्टर और आएगा जिसमें EMI कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दूसरा लेफ्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि वहां ये प्रूव करना होता है उसमें कि चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो एम्पियर्स ने क्या कहा कि इसको प्रूव किया कि नहीं, इसके अंदर भी करंट होता है। ये अभी तक कभी नहीं आया होगा, तो इसे अभी आज हम करते हैं कि कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने हालांकि पीडीएफ में रिटन में कुछ अलग दे रखा है, नहीं रिटन पीडीएफ में इसमें दे रखा है आपको कि B डॉट dl और सर्कुलर लूप ड्यू टू C1 इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, और इस करंट को कंडक्शन करंट नाम देते हैं, कंडक्शन क्योंकि वायर के थ्रू चल रहा है। और दूसरा मैंने कहा कि B डॉट dl ऑफ ए क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप है, C2, इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू
0। ठीक है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस लूप को आप इसकी जगह यहां ले लें और इस लूप को भी इसके पास ले लें यहां कहीं इस तरह से ऐसे, तो फिर ये सर्कुलर लूप 1 बन जाता है इस टाइप का। मतलब इधर नहीं लेकर इधर आपने ऐसे ले रखा कि ये लूप तो यहाँ लिया और ये लूप आपने उठा के यानी ये C1 का ये C2 का दोनों का कंबाइंड बन गया। तो दोनों का कंबाइंड आपका एक इस तरह की शेप बन जाती है जैसे आपका लंच बॉक्स होता है, जैसे लंच बॉक्स होता है। ठीक है। तो इसके कारण में मैग्नेटिक फील्ड टोटल में कितना होगा, B डॉट B इक्वल B नॉट IC। ठीक। इस चीज को कहीं भी एम्पियर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर्स की इस ड्रॉबैक को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में उसने ये प्रूव किया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी करंट होता है। कैसे होता है उसे करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका नाम I और सफिक्स में लिखा D फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर अभी इसी में एम्पियर जोड़ दूं तो ये चीज आपकी म्यू नॉट इंटू ID के अंदर है, लेकिन अभी इसको जोड़ना नहीं है, अभी इसको पहले प्रूव कर लें कि क्या होता है। ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे इसमें से। तो बताइए मेरे को एक बार, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये पढ़ा हुआ है। यानी ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट्स, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से फील्ड लाइंस पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में होती है। phi इक्वल टू E इंटू ए, और बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा E का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैक्सवेल ने क्या किया, मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। पहले प्रूव किया उसके बाद कहा, तो जो कहा उसे देखते हैं। क्या कहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी ये कोई एरिया ले लिया मैंने, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर जा सकती हैं। ठीक है। वो मैंने लिखा E इनटू ए। चलिए आगे और चलते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये भी यहां सब्स्टिट्यूट कर लो एक बार, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू ए से ए कैंसिल कर लिया, तो क्या आ गया, phi इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अपना पढ़ा हुआ है। phi इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि किसी भी लूप के कारण फ्लक्स या टोटल फ्लक्स हमेशा कितना होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो गॉसेस लॉ को प्रूव कर लिया। क्या किया कि अगर कोई भी क्लोज लूप हो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं, भले वो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण है, तो उससे आने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q ओवर एप्सिलॉन नॉट प्रूव करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां से जब पास आउट हो रही है तो गॉसेस लॉ प्रूव हो रहा है। तो एक लॉ प्रूव कर लिया। एक लॉ प्रूव करने से, हाँ जी, एक लॉ प्रूव कर लिया। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट होते हैं और जिस समय कैपेसिटर जब चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, जब चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, तो ध्यान रखना अपनी जो इलेक्ट्रिक करंट है भाई, इलेक्ट्रिक करंट एसी करंट इस तरह से चलता है, ये पढ़ा हुआ है। ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा इस तरह से फ्लक्चुएट होता है, यानी चेंज होता है। ऐसे ही जब इसमें से करंट जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। इसे कहते हैं चेंज इन फ्लक्स। क्या, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, phi। ठीक है। ऐसे ही जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जब चार्ज होता है तो बढ़ता है फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बढ़ती है, और जब डिस्चार्ज होता है तो फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिक्रीज होते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं चेंज इन फ्लक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा बात करता हूं, तो चेंज इन फ्लक्स कैसे शो करेंगे, तो चलिए देखिए, phi इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी को मैंने क्या किया बेटा, d phi ओवर dt, यानी phi इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू d ओवर dt ऑफ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरा देखिए, d phi ओवर dt इक्वल टू, इसमें से बेटा एक काम करता हूं, मैंने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखो बाहर ले लिया,
बचा क्या, dq ओवर dt, ये बचा। ठीक है, चलिए देखो dq ओवर dt क्या आ गया बता सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया, मैथमेटिकली आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब आ गया कि पर यूनिट टाइम में चार्ज कम या ज्यादा या कितना फ्लो रखा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बता सकते हो क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो dq ओवर dt को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट, और ये आ गया d फाई ओवर dt। ये एप्सिलॉन को भी इधर ले आता हूं, एप्सिलॉन नॉट और d फाई ओवर dt इक्वल टू I। इसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। दिस करंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए फिर से क्या किया मैक्सवेल ने पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक लूप बनाया, जिसके कारण हमने v डॉट dl इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। उसने प्रूव किया कि 0 कैसे होगा, 0 नहीं होगा। लूप लिया, लूप में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की, फ्लक्स, तो फील्ड लाइन जब पास आउट होती है तो उसके लिए क्लोज लूप एरिया से, तो उसको जो फील्ड लाइन पास आउट को क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, क्या आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन। तो एक तो गॉस लॉ को प्रूव कर दिया कि Q ओवर एप्सिलॉन नॉट यानी कि फ्लक्स इतना ही होता है। अब हमने उसमें क्या किया, मैथमेटिकल टर्म लगा दिया कि इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या, d फाई ओवर dt इक्वल टू d ओवर dt q ओवर एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन को बाहर लिया, dq ओवर dt आ गया। dq ओवर dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, I लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर किया, तो I इक्वल टू d फाई ओवर dt इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस I को ID डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। सो द करंट व्हिच अराइज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d फाई ओवर dt रखा है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी तक आज तक अभी डिस्प्लेसमेंट करंट कभी नहीं आया था, तो अब आज इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म किसने जोड़ दिया, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी करंट को आइडेंटिफाई किया। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये वर्ड आ रहा है डी फाई ओवर dt। डी फाई ओवर dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तभी होता है जिस समय कैपेसिटर एक बार या तो फुली चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है। कंटिन्यू फ्लो में फ्लक्स चेंज नहीं होता, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट क्या कंसीडर होगा, उस समय 0 कंसीडर होगा। ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मस्ट बी देयर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये तभी होता है जब चार्ज और डिस्चार्जिंग होता है। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास में ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई ओवर dt, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल ने क्या किया, जब ये पता कर लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट होता है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट होता है, तब उसने अपनी नई इक्वेशन बनाई, और उस नई इक्वेशन का क्या किया उसने। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं, मैं एक बार करता हूं।